वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में। ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे एक प्रकार से बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं और पॉलिटिकल साइंस उनका सब्जेक्ट है, उनको क्या पढ़ना पड़ता है भैया? तो बीए थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। भारत में राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो भारत में राजनीतिक प्रक्रिया से बनने वाले मोस्ट यानी बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, और खास करके 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, जिनको मैं तीव्र गति से कम समय में बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप परीक्षा में जाएं और यहीं से क्वेश्चंस आएँ। ध्यान रखेंगे ये प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आइए बिना समय गंवाए हुए आगे बढ़ते और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। आपको बता दूं यह क्वेश्चन से एक प्रकार से आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही एक प्रकार से ध्यान से एक प्रकार से इस वीडियो को देखिएगा ताकि एक प्रकार से चीज़ें आपको समझ में आ जाएं और आप आसानी से चीज़ों को जान पाएँ। जब आप चीज़ों को समझेंगे, आसानी सुनेंगे, तब आपका दिमाग एक प्रकार से खुलेगा और परीक्षा में जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप अच्छा करके आओगे। ठीक है, चले वीडियो को शेयर करते रहिए। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा भाई। चले क्वेश्चन आ चुका है। पहला प्रश्न आ चुका है, जिस शासन व्यवस्था में एक ही स्तर होता है उसे क्या कहते हैं? संघात्मक या एकात्मक व्यवस्था? बताएं। यानी ऐसी शासन व्यवस्था बताइएगा जिसमें शासन व्यवस्था में एक ही स्तर होता है। बताएं। एक ही स्तर होता है तो उसको बोलते हैं एकात्मक। ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान एकात्मक भी है और संघात्मक भी है, यानी भारतीय संविधान को अर्धसंघ भी कहा जाता है। यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संघीय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भैया? संघीय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य होता है देश की एकता को सुरक्षित रखने और उसको बढ़ावा देने के लिए काम करना। ठीक है, इसके अलावा क्षेत्रीय विविधता, यानी जो क्षेत्र में तमाम प्रकार की जाति, तमाम प्रकार की भाषा, तमाम प्रकार के धर्म समुदाय, इन सभी के लोग रहते हैं, इन क्षेत्रीय विविधताओं को समायोजित करना ताकि एक प्रकार से ये विविधता एकता में बदली रहे, या एकता एक प्रकार से इन विविधताओं में भी बनी रहे। क्लियर? ये दोनों काम करता है, ए और बी दोनों एक प्रकार से मुख्य उद्देश्य होता है संघीय प्रणाली का। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न बड़ा ही ज़बरदस्त है। प्रश्न है भैया कि भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था? एक दलीय, द्विदलीय या बहुदलीय? तो भारत में देखें कई प्रकार की पार्टियां हैं, तो भारत में क्या है? बहुदलीय पद्धति। भारत में कैसी पद्धति है? बहुदलीय पद्धति है। ठीक है, भारत में ना तो एक दलीय है ना द्विदलीय है, भारत में एक प्रकार से बहुदलीय है। भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता इनमें से कौन सी है? भारत की एक विशेषता ये है कि ये बहुदलीय पद्धति है। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे एक ही प्रश्न को 2-3 बार, मतलब कि 2-3 तरीके से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दल किसके लिए जरूरी होता है? सैनिक शासन के लिए या तानाशाही के लिए, लोकतंत्र के लिए, या उपरोक्त में से किसी के लिए नहीं? तो राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज का होना, पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं लोकतंत्र के लिए होती हैं। लोकतंत्र को एक प्रकार से बनाए रखने में पॉलिटिकल पार्टियों की इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। जैसे कि भारत की पॉलिटिकल पार्टीज़ में जैसे कि भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, ऐसे तमाम, और सपा हो गई। ठीक है, ऐसे तृणमूल कांग्रेस है या और तमाम प्रकार के, ठीक है, पार्टियाँ। तो भारत में बहुदलीय प्रणाली है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में, यानी अभाव माने कमी, किसके कमी में असंभव होता है? यानी प्रजातंत्र जो होता है जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन होता है। अब्राहम लिंकन ने इस बात की पुष्टि भी करी। तो बेसिकली जनता का शासन होता है। तो लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव होता है? यानी लोकतंत्र जो है किस चीज़ की कमी में एक प्रकार से उसका कार्य रुक जाएगा? तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं रहेंगी तो एक प्रकार से लोकतंत्र का कार्य एक प्रकार से रुक जाएगा। इसका घा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है भैया, भारत में दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? बताएं। भारत में दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारत में दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारत में दलीय व्यवस्था जो है ये राजनीतिक व्यवस्था का, पॉलिटिकल सिस्टम का एक अंग है। पॉलिटिकल सिस्टम का एक अंग है क्या? दलीय व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये सब। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन एक राजनीतिक पार्टी का घटक नहीं है? बताएं। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक पार्टी का घटक नहीं है? बताइएगा।
कौन एक राजनीतिक पार्टी का घटक नहीं है? देखिए, नेता जो होते हैं राजनीतिक पार्टी के सदस्य होते हैं, जो उस पार्टी को मानने वाले होते हैं वो अनुयायी भी होते हैं और सक्रिय सदस्य भी पार्टी में होते हैं। महिलाएं इसमें एक प्रकार से इसके घटक नहीं होती। इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेता, अनुयायी और सक्रिय सदस्य होते हैं। अब ये देखेंगे, नेता में महिला नेता भी हो सकती है और सक्रिय सदस्य में भी महिलाएं हो सकती हैं। क्लियर, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुकेंगे। चले, तो हम लोग कहाँ पहुँचे थे भैया? हम आपको बता रहे थे क्या, यही हम समझा रहे थे। हाँ, अगला क्वेश्चन आ चुका है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि सत्ता एक प्रकार से कई लोगों के हाथ में हो, मतलब कि सत्ता का केंद्रीकरण ना हो। कहने का तात्पर्य विकेंद्रीकरण मतलब होता है कि बंटवारा कर देना, अलग अलग भागों में डिवाइड कर देना, बांट देना। ठीक है, और केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? संकुचन कर देना। ठीक है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का गठन, मतलब समिति का क्या नाम है बताएं? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली जो समिति है, इसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। क्या नाम है? बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में बड़ा काम किया है, पंचायती राज व्यवस्थाओं को लेकर के हो या फिर एक प्रकार से अन्य चीज़ों को लेकर के हो। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना के लिए कौन सी समिति उत्तरदायी थी? तो इसके लिए कौन सी उत्तरदायी थी भैया? बलवंत राय मेहता समिति ही उत्तरदायी थी। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, एक बात ध्यान रखेंगे, अगर मान लेते हैं आपको एक प्रकार से कोर्स में ज्वाइन होना है तो एसएमएस करें 91 61 93 60 62 में, और आपको यहाँ पर इस सब्जेक्ट की भी पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। इसके अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय भी मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स की व्यवस्था वगैरह, सभी के एक प्रकार से जो क्लासेस होती हैं उन सभी के पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे। आप अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपका क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके इसी नंबर पर 91 61 93 60 62 पर भेज दीजिएगा। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी स्कैनर पर मात्र 100 रुपीज़ आपको पे करके उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना होगा। अगर आप नहीं चलाते हैं गूगल पे, फ़ोन पे या कुछ भी, तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, किसी दुकान से जा करके या किसी आस पड़ोस के किसी व्यक्ति से, अपने भाई से या अपने पिताजी से। ठीक है, जिससे भी सेंड करवाएंगे आप स्क्रीनशॉट उसका भेजेंगे, आप उसका चेक किया जाएगा, उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और वहाँ पर आपकी जब लाइव क्लास होगी तो वो भी मिलेगी। सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स आपको पर्सनली सेंड कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ में जो जो आपके सब्जेक्ट होंगे उसके साथ ही साथ आपका जो ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर होता है, को करिकुलर, इसकी एक प्रकार से प्रैक्टिस सेट और इसके भी मॉडल पेपर की प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन पेपर, ये सब आपको मुहैया करवाए जाएंगे, मतलब सब मिलेंगे आपको। तो कोई परेशानी की आपको बात नहीं है, सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगी बहुत ही बारीकी। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट, 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर और जुड़ जाएं हमसे। आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही तो ऑब्जेक्टिव के लिए, लिखित हो रही तो लिखित के लिए भी। ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव परीक्षा डीडीओ वाले बच्चों की ऑब्जेक्टिव हो रही है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय की परीक्षा हो रही है उसके लिए भी ये लेक्चर महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और राम मनोहर लोहिया और ऐसे कानपुर विश्वविद्यालय, इन सभी में जो माइनर परीक्षाएं होंगी ऑब्जेक्टिव होंगी तो उनके लिए लेक्चर महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि माइनर में भी यही सिलेबस है। ठीक है, और बाकी राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, महात्मा ज्योतिबा फुले जो है एक प्रकार से यूनिवर्सिटी रोहिलखंड हो गई। इसके अलावा आपका जो है क्या नाम है उसका, मासा कुम्भरी यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ऐसे और कई विश्वविद्यालय हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी में आप देखेंगे, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इन सभी में आप देखेंगे इन सभी की तैयारी करवाई जाती है। इन सभी में लिखित परीक्षा होगी, और लिखित परीक्षाओं की अगर बात की जाए, बीयू झांसी वगैरह हो गई, तो इन सभी के लिए तैयारी विधिवत तरीके से करवाई जाती है। तो अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय का मॉडल पेपर जल्द ही आपका 2-3 दिनों में आने वाला है। ठीक है, तो जो बच्चे परेशान हैं कि लिखित वाला नहीं दे रहे हैं गुरुजी, देखिए ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं अभी इसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय की हो रही हैं और डीडीयू की होने वाली, तो इन दोनों का कवर हो जाएगा इन सभी में इस वीडियो के माध्यम से। और बाकी जो विश्वविद्यालय है उनके लिए एक प्रकार से जो लिखित मैंने दिया और बाकी लिखित मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जल्द ही दूंगा, 1-2-4 दिनों में, जैसे पेपर इसका थोड़ा सा डाउन पड़ेगा तुरंत मैं एक प्रकार से वैसे अब लाने वाला हूँ। ठीक है, अब ज़्यादा समय नहीं है आपका, 1-2 दिनों में सब लिखित परीक्षाओं की तैयारी विधिवत तरीके से शुरू हो जाएगी। चले, अशोक मेहता समिति किन 2 स्तरों की बात की है बताएं? अशोक मेहता समिति, प्रश्न क्या है, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की है? देखिए, अशोक मेहता समिति की अगर बात की जाए तो
तो अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की है भैया? अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की है बाबू? अशोक मेहता समिति जो है मंडल मतलब कि मंडलीय पंचायत और जिला परिषद की बात करती है। जब हम एक प्रकार से क्षेत्रीय जो है स्वशासन की बात करते हैं, स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, तो उसमें मंडलीय पंचायत और जिला परिषद के बारे में अशोक मेहता समिति ने बताया। लेकिन एक प्रकार से बलवंत राय मेहता समिति जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में आती है। 73वां 74वां संविधान संशोधन बेसिकली संबंधित है। आपको बता दूं कि इसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत त्रिस्तरीय क्षेत्रीय मतलब कि स्थानीय स्वशासन को त्रिस्तरीय मॉडल प्रस्तुत किया। गांव के लिए ये और शहरों के लिए नगर निगम, ठीक है, नगर पालिका परिषद, इन सभी की व्यवस्था की गई। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस समय समझा चुका हूँ, चैप्टर वाइज पूरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, लगभग 5 से 6-7 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, तो उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, उसका PDF मिल जाएगा, बाकी और भी चीज़ें मिलती रहेंगी। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? बताएं। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? 1958 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 1977 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 1977 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए जो है गठित समिति की अध्यक्षता किसने करी थी? अशोक मेहता ने करी थी, इसीलिए इसको अशोक मेहता समिति के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपका आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य होता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है पंचायती राज की स्थापना करना, ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, छोटे छोटे एरिया को कवर करके और जो है सत्ता को बांट देना, ताकि एक प्रकार से हर ग्राम स्तर तक, क्षेत्र स्तर तक, जिला स्तर तक सबकी पहुंच बनी रहे, सरकार वहां तक नज़र रख पाए और सरकार वर्क कर पाए। पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला क्या है? पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला क्या है भाई? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में सबसे छोटा होता है ग्राम सभा। ग्राम सभा का चुनाव होता है, जो जीतता है प्रधान बनता है। फिर ग्राम पंचायतों का चुनाव मतलब कि वो होता है, फिर ग्राम जिला पंचायतों का चुनाव होता है, ठीक है, क्षेत्र पंचायत का चुनाव होता है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं का उच्चतम स्तर कौन सा इनमें से? तो उच्चतम स्तर कौन सा होता है भैया? जिला परिषद जो है ये उच्चतम स्तर होता है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई, वीडियो को शेयर करते रहेगा, लाइक भी करते रहेगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब करें। प्रश्न, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक जो होता है खंड विकास अधिकारी होता है। इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर कौन है? तो इसके निम्नतम स्तर पर क्या होता है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ग्राम सभा या पंचायत चुनाव जो होते हैं, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत जो होती हैं, ये सबसे छोटा एक प्रकार से सिस्टम होता है जो गांव वगैरह में चुनाव होते हैं प्रधानी के, ठीक है, उसी में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पंचायती राज की प्रधान समस्या है। पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पंचायती राज की प्रधान समस्या दलगत राजनीति जो है, ये मतलब कि क्या है? दलगत राजनीति पंचायती राज व्यवस्था की एक प्रधान समस्या है। कभी कभी एक प्रकार से इसमें भी एक प्रकार से जो चाहते हैं वही प्रधान बनते हैं, इस तरीके से चीज़ें सिस्टम हो जाती हैं। जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? बताएं, जिला परिषद का मुख्य काम क्या होता है? जिला परिषद का मुख्य काम क्या होता है? समन्वय करना और पर्यवेक्षण करना एरिया का। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चले भाई, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप शुक्ला स्टडी पॉइंट से जुड़े रहें। प्रश्न है, प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं। माइनर वीनर, रॉबर्ट सीबोन, मॉरिस जोन्स या आमंड? बताएं। तो प्रेशर ग्रुप ऑफ इंडिया इस पुस्तक को लिखा है माइनर वीनर ने। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वे समूह जो भीड़ व प्रदर्शन के रूप में अचानक ही प्रकार होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे समूह जो भीड़ व प्रदर्शन के रूप में अचानक ही प्रकट होते हैं, वे कहलाते हैं प्रदर्शनात्मक समूह। क्या कहलाते हैं? प्रदर्शनात्मक समूह उन्हें कहा जाता है जो अचानक से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति पॉलिटिकल कल्चर की मुख्य विशेषताओं में
दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप को सूचीबद्ध किसने किया। प्रेशर ग्रुप बेसिकली क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप जो है ये दबाव डालते हैं राजनीतिक संगठनों पर, राजनीतिक पार्टियों पर कि वह एक प्रकार से जनता के काम को मतलब कि करवाए। वह एक प्रकार से जनता की तरफ से अपने हित साधने के लिए लोग एक प्रकार से दबाव समूह होते हैं जो कि एक प्रकार से काम करते हैं। ये एक प्रकार से प्रभावित करते हैं दलगत मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को। ठीक है, ये राजनीति में भाग नहीं लेते लेकिन राजनीति को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आरएसएस ये राजनीति को प्रभावित करता है, ठीक है, लेकिन राजनीति में भाग नहीं लेता है। क्लियर? तो राजनीतिक संस्कृति की मुख्य विशेषताओं में दबाव समूह को सूचीबद्ध किसने किया? तो दबाव समूह को सूचीबद्ध किसने किया? रॉबर्ट डाहल नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने किया था। इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, सत्ता में अपनी पार्टी के द्वारा समर्थकों को सरकारी ठेकों और नौकरियों से पुरस्कृत के प्रचलन को कहा जाता है। बताएं। सत्ता में अपनी पार्टी के द्वारा समर्थकों को सरकारी ठेकों और नौकरियों से पुरस्कृत करने के प्रचलन को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं इनामी प्रणाली। ठीक है, इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर का इनामी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन है इसलिए एनर्जी लेवल थोड़ा सा लो होगा। प्रश्न है, आजकल राजनीतिक क्षेत्र में श्रमिक संघ काम करते हैं। बताएं। आजकल राजनीतिक क्षेत्र में श्रमिक संघ काम करते हैं। श्रमिक संघ जो है वो दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो आजकल पॉलिटिकल पार्टी में क्या होते हैं? पॉलिटिकल क्षेत्र में श्रमिक संघ काम करते हैं दबाव समूह के रूप में, प्रेशर ग्रुप के रूप में। इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है परीक्षा में। प्रश्न, इसका प्रारंभ दबाव समूह के रूप में हुआ परंतु आगे चल करके यह राजनीतिक दल बन गया। बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका प्रारंभ दबाव समूह के रूप में हुआ परंतु आगे चल करके यह राजनीतिक दल बन गया। कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आईएनसी, ये एक प्रकार से पहले क्या बना था? दबाव समूह के रूप में बना था, जो राजनीति में भाग नहीं ले रहा था। 1885 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम, चूँकि इसका मकसद क्या था? इस पार्टी बनाने का मकसद ये था कि एक प्रकार से ये संगठन बनाने का, कि संगठन के तहत जब हम अपनी बातों को अंग्रेजों तक पहुंचाएंगे तो अंग्रेज हमारी बातों को जल्दी सुनेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न। चले भाई, प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन दबाव समूह को राजनीतिक दलों के पीछे सक्रिय लोग बताता है जो वर्गहित की सिद्धि करते हैं? बताएं कौन? बताएं। दबाव समूह को राजनीतिक दलों के पीछे सक्रिय होता है, मतलब कि दबाव समूह जो होते हैं वो राजनीतिक दलों के पीछे काम करते हैं, लोगों के बीच में काम करते हैं, जो वर्ग हित की सिद्धि के लिए काम करते हैं। बिल्कुल लोकहित की सिद्धि में काम करते हैं दबाव समूह जो होते हैं। यह एक प्रकार से किसने कहा? इसको कहा था फ्रेडरिक नाम के विद्वान ने, फ्रेडरिक ने कहा था। इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे महोदय। प्रश्न, किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? इनमें से भारत किस आधार पर धर्मनिरपेक्ष राज्य है? देखिए, भारत में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। पहला आधार तो यही हो गया। ठीक है, भारत में सभी धर्म के लोग हैं, भारत में सभी धर्म के पूजा स्थल हैं और सभी लोग अपने धर्म का पालन करते हैं। तो ये तीनों बात तो भाई स्वाभाविक सी बातें होते हैं। लेकिन किस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है? तो इन तीनों आधारों पर आप ये नहीं कह सकते कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। लेकिन जब आप कह सकते हैं भारत में धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, इसका मतलब भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है, एक प्रकार से एक पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है पहले भारतीय संविधान में नहीं था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्षता शब्द को भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समान नागरिक संहिता की कामना करता है। समान नागरिक संहिता की कामना कौन करता है? समान नागरिक संहिता जो होती है धर्मनिरपेक्ष राज्य में ही संभव है। ऑप्शन नंबर इसका एक गा करेक्ट आंसर होगा। समान नागरिक संहिता यानी कि सभी व्यक्ति के लिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी के लिए एक कानून होगा। वही है समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता। ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, लाइक भी करते रहिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चले महोदय, प्रश्न क्या आ चुका है? प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताएं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भाई फटाफट से आप बताने का प्रयास। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। बिल्कुल, इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा जी ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग कब बना था? महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग कब बना था? 1992 में। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इनमें से कौन सांप्रदायिकता के कुरूप के बारे में, सांप्रदायिकता के कुरूप रूप के बारे में सत्य है? दंगे, नरसंहार, सांप्रदायिक हिंसा, ये सब एक प्रकार से दंगा वंगा जो होता है सांप्रदायिकता के आधार पर ही होता है, सांप्रदायिक दंगा, ये सब उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, घा ऑप्शन, ठीक है। आगे देखेंगे, सांप्रदायिकता जो है एक प्रकार जैसे कि दो धर्म के बीच में जब धर्म को आधार बना करके अपनी विचारधाराओं को थोपने को लेकर के लोग आपस में मारपीट करते, भी बहराइच में हमारे बगल जिला पड़ता है वहाँ पर दंगा हुआ। अच्छा, गांव में हिंदू मुसलमान में कोई बैर नहीं होता है, शहरों में आप देखते दंगे होंगे कहाँ पर होते हैं, शहरों में। कभी आपने सुना कि गांव में कभी मारपीट हुआ हो मुसलमान और हिंदू में? कभी नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुने हैं? क्योंकि यहाँ पर जजमानी व्यवस्था काम करती है। जैसे कि मुसलमान होता है नाई जाति का मुसलमान, मुसलमानों में भी जातियाँ होती हैं। नाई जो मुसलमान होते हैं वह एक प्रकार से हिंदुओं के घर में आप देखते हैं पूजा स्थल तक जाते हैं, पूजा पाठ के सारे सामान इकट्ठा करते हैं। आज भी एक प्रकार से मुसलमान के घर के नाई जो होते हैं, नाऊ जो होते हैं, वह एक प्रकार से हिंदुओं के यहाँ तमाम काम करते हैं। ऐसे ही तमाम प्रकार के, जैसे कि जो हिंदू के लोग हैं वो मुसलमानों के यहाँ एक प्रकार से एक दूसरे से मिलजुल करके काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं सब लोग। लेकिन क्या होता है, टीवी पर बैठ कर कुछ चंद लोग जो है मुसलमानों को उकसाते हैं, कुछ लोग हिंदुओं को उकसाते हैं। ऐसे में एक प्रकार से लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, जानी दुश्मन बन जाते हैं। और बस एक प्रकार से क्या, तो शहरों में आप ये सारी चीज़ें बहुत देखेंगे। गांव वगैरह में लोगों को भाई 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, खाना खर्चा ही नहीं चलता किसी व्यक्ति का, तो कहाँ से धर्म के बारे में सोच पाएंगे। बस उनका क्या है कि भाई हफ्ता भरे में आप पूर्णवासी या अमावस्या का एक आठ सत्यनारायण जी की कथा सुन ली हिंदू में, अगर खाए पिए थोड़ा बहुत ठीक है तो, बाकी नहीं तो कोनो बतिए नहीं, वैसे अपन जिंदगी कट रही है। बस सुबह उठे, खेत पहले गए, खेते देखिन, खेत में गए देखिन चिड़िया उड़िया है तो अपन वहाँ टहराइन घूमिन थोड़ा सा, और निकल के खेते अपन टहरे सुबह सुबह सीती माँ, ठीक है। आप जिस समय एक प्रकार से बिस्तर पर बढ़िया नींद ले रहे होते हैं अपने घरों में, ठीक है, दरवाज़ा बंद करके खिड़की बंद करके रजाई में घुसे होते हैं, उस समय गांव के लोग एक प्रकार से सुबह 5 साढ़े 5 बजे या 5 बजे लगभग उठ करके और एक प्रकार से वो 2-3 राउंड मार देते हैं। इसीलिए गांव के एक प्रकार से व्यक्ति का पेट वोट देखें कब निकलता है। अच्छा, गांव में उन लोगों का पेट निकलता है जो सुबह 10 बजे तक सोते हैं, कुछ काम धंधा करते नहीं, बैठते हैं, बस बिना मतलब का खाते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भाई जो बिना मतलब का, कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये नहीं है कि भाई जो मोटे में बिना मतलब का खाते हैं। इसका तात्पर्य ये है महोदय कि जैसे कि अगर कुछ काम नहीं करेंगे तो आप अगर बैठे रहेंगे, खाते रहेंगे, केवल कोई काम नहीं करेंगे या कोई थोड़ा शारीरिक मेहनत नहीं करेंगे तो आप मोटे होते चले जाओगे। आपका फिर वो एक प्रकार से थोड़ा अलग टाइप का हो जाएगा। तो फिर ऐसे में एक प्रकार से क्या होता है कि ज़रूरी होता है कि अगर आप सुबह सुबह उठें, सुबह निकलें, टहलें, घूमें, थोड़ा माहौल देखें, हवा लगेगी सुबह की, तो इससे क्या होगा, आपको तरोताजगी महसूस होगी, सारी चीज़ें होंगी। अब मैं फर्जी का ज्ञान दे रहा था, हालांकि इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर कोई व्यक्ति मोटा होगा तो उसके लिए मुझे मतलब कि डिसलाइक करके मत जाइएगा, ठीक है ना, अनसब्सक्राइब कर दो। आप सोचो कि गुरुजी हमने को मोटा बोल दिए हैं, नहीं भैया, माफ़ी चाहूँगा मैं, ठीक है। चलिए, सांप्रदायिकता राजनीति से क्या अभिप्राय है, बताए। सांप्रदायिक राजनीति में क्या होता है कि भाई लोग एक दूसरे को उकसा देते हैं। जैसे आप देखते हैं इस समय भाजपा सरकार हिंदुओं की एकदम से मठाधीश बनी हुई है, ऐसे ही कांग्रेस सरकार मुसलमानों की मठाधीश बनी बैठी है, ठीक है। अब कांग्रेस के जो और पार्टी के लोग हैं, अब उनको एक प्रकार से तो हिंदू मुसलमान को तो पकड़ लिए लोग, अब क्या कर रहे हैं, हिंदुओं में एक प्रकार से कोई दलित कोई काट रहे हैं, जातिगत जनगणना करके दलित को अलग कर रहे हैं। कुछ लोग जनजातियों की तरफ बना करके उनकी पार्टी, मतलब कि कुछ लोगों को संगठन चाहिए, बस कुछ मिल जाए संगठन, उसके बाद में फिर वो लड़ रहे हैं। कोई ये आर्मी बना रहे हैं, कोई वो आर्मी बना रहे हैं, दुनिया भर का एक प्रकार से उसी में सब चल रहे हैं, ठीक है, बेमतलब का सब घूम रहे हैं, कोई जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। देश इससे क्या होता है, बहुत पीछे जाता है। जब आप संगठन बनाते हैं, हालांकि संगठन बनाने की जो शक्ति है अनुच्छेद 19 के ए में, 19 के बी, 19 सी, डी, आप सब में देखेंगे पूरा संगठन बना सकते हो। कहीं पर आप एक प्रकार से वो तमाम चीज़ें कर सकते हो, राजनीतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, आपको मिलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप संगठन बना करके देश को खतरा उत्पन्न करो, आप संप्रदायवाद फैलाओ। जब लोगों को एक प्रकार से संगठन करके मोटिवेशन दिया था कि आपको इन्होंने ये छला है, उन्होंने वो काटा है, आपके पूर्वजों ने, अरे भाई पूर्वजों ने जो चीज़ें की हैं उसकी गलती आप फिर से करोगे क्या? अब उसको लेकर के पूर्वजों ने क्या किया, अब आप उसको एक प्रकार से अब फिर से लड़ोगे, आप उसको ख़त्म करो, फिर से नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करो, ठीक है। नया देश है, नई प्रभात है, नई सवेरा, ठीक है।
उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, ठीक है। सारी चीज़ें नई नहीं है तो क्यों ज़रूरत है एक प्रकार से पुराने गड़े मुर्दे को उखाड़ने की कि हमको इन्होंने मारा था तो आज हम भी इनको मारेंगे, हमारे बप्पा को इनके बप्पा ने मारा था तो हम भी इनको मारेंगे चूँकि इनके बप्पा ने इनको मारा था। अब ये कौन सी बात है, मूर्खतापूर्ण बातें सीधे सीधे। तो ऐसे में एक प्रकार से संप्रदायवाद जो राजनीतिक है ये यही को बढ़ावा देता है कि भाई तुम्हारे पूर्वजों को तो बाभनों ने तो बहुत ज़्यादा सताया है, ठाकुरों ने तो बहुत मारा है, या एक प्रकार से जो है ये उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर, दुनिया भर का तमाम जो है आजकल लोग नेता बन गए हैं। अब चूंकि मामला कोई बचा नहीं है, कंटेंट कोई बचा नहीं, तो कंटेंट मिले तो मिले कहाँ से। तो कहते हैं कि भाई, कहते हैं कि जिसको क्या बोलते हैं कि भाई हर एक चीज़ को दबाने का प्रयास, या हर चीज़ में मतलब कि चीज़ों में भी थोड़ा और चीज़ निकालने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि मक्खन अब सब निकल चुका है तो मक्खन को घी बनाओ, फिर घी को और चीज़ें में परिवर्तित कर दो। तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगे ये राजनीतिक पार्टी के लोग ही भड़काते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। मज़े से थोड़ा सा कोंच देंगे कि जा करके कोई ऐसे जुबान बोल दो, कोई बाइट बोल दो, जिससे क्या हो जाए, खतरा उत्पन्न हो जाए और लोग आपस में लड़ने भिड़ने लगें। क्लियर। तो सांप्रदायिक राजनीति से क्या अभिप्राय है, साम्यवादी सरकार जब राज्य शक्ति का उपयोग बाकी समूहों में एक धार्मिक समूह के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किया जाता है, या फिर बिल्कुल यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब राज्य शक्ति का उपयोग बाकी समूहों में एक धार्मिक समूह के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किया जाता है, वही एक प्रकार से सांप्रदायिक राजनीति होती है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हर एक पार्टी जो है एक एक जाति को पकड़ करके आगे बढ़ रही है, कुछ जातियों को पकड़ करके वोट बैंक मजबूत कर रही है। क्षेत्रवाद की समस्या का मूल कारण क्या है, क्षेत्रवाद की समस्या का मूल कारण, क्षेत्रवाद क्या होता है, जैसे कुल सभी कहते हैं कि हम यूपी के हैं तो हम यूपी, हम बिहार के तो हमारा बिहार ही सबसे बड़ा है, हम यूपी के तो यूपी का आगे कौन है, दिल्ली है तो दिल्ली के, अरे हम दिल्ली से हैं, अरे हम लखनऊ से हैं, मुस्कुराइए। ये है दुनिया भर का ज्ञान ठोंकते रहते हैं सोशल मीडिया पर आकर के। अरे हम फला ब्राह्मण हैं, अरे हम ये ठाकुर हैं, हम सूर्य वंश के हैं, अरे हम इस वंश के हैं, उस वंश के। अरे वंश का क्या तात्पर्य, वंश में आपका क्या रखा है, आप बाभन हो तो इसमें आपकी क्या महानता है, आपने बाभन बने हो तो आपकी इसमें क्या महानता है। तो प्रकृति प्रदत्त है ना कि आप अपने बप्पा के यहाँ पैदा हुए हैं तो आपको मिल गया भाई वर्चस्व, पहले से विरासत मिल गई कि हाँ आप ठाकुर हो गए, बाकी उसमें आपकी क्या महानता है, कुछ नहीं ना। तो आप अपने बल पर जब कुछ करें तब कूदें, अर्जित परिस्थिति जो होती है उसको एक लक्षण करें। क्षेत्रवाद की समस्या का मूल कारण क्या होता है, क्षेत्रवाद की समस्या का मूल कारण होता है महोदय क्या, सांस्कृतिक भिन्नता, ठीक है, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। भारत में कितनी भाषाएं हैं, भारत में कितनी भाषाएं लगभग बोली जाती हैं, तो भारत में 179 भाषाएं लगभग होती हैं। भारत में कितनी बोलियां हैं, लगभग 200 से अधिक बोलियां एक प्रकार से भारत में बोली जाती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1991 मतलब 51 को प्राप्त हुआ था। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई थी, पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बटा था 1953 में। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। क्षेत्रवाद, जातिवाद और संप्रदायवाद, यहाँ तक कि अब तो भाषावाद भी एक वाद बन चुका है, ठीक है, कि भाई फलाने भाषा के लोग और उस भाषा के लोग आपस में लड़ने लगते हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है। चले, क्षेत्रवाद, जातिवाद और संप्रदायवाद राष्ट्रीय एकीकरण में के मार्ग में क्या होते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। ये सब राष्ट्रीय एकीकरण में संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, ये सब एक प्रकार से राष्ट्रीय एकीकरण में क्या उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल ये बात सही है, बिल्कुल ये बात सही है, हाँ हाँ 100% हाँ। इन्हीं की वजह से एक प्रकार से राष्ट्र को खतरा हमेशा बना रहता है। सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम भारत पाक विभाजन के रूप में किस वर्ष देखा गया, तो बिल्कुल सांप्रदायिकता की वजह से ही भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह से ही हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था, उसमें फिर पाकिस्तान और उसमें भी मतलब बांग्लादेश में भी विभाजन हो गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में भी बंटवारा हो गया था, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत के संविधान की, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या आ चुका है महोदय, प्रश्न आ चुका है भाई, फटाफट से आप देखिएगा प्रश्न क्या आ चुका है। सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। चलें, प्रश्न क्या आ चुका है, प्रश्न आ चुका है महोदय, प्रश्न क्या आ चुका है कि प्रश्न है कि भारत के संविधान की निम्न में से कौन सी एक अनुसूची में फूल बदल मतलब कि जो है दल विरोधी कानून है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है, भारत के संविधान में निम्न में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल, ठीक है,
दल बदल विरोधी कानून का विषय रखा गया। दल बदल कानून जो है वो किससे संबंधित है भैया? 10वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान की, वो दल बदल कानूनों से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। 11वीं अनुसूची जो है ग्राम पंचायतों के गठन से, और 12वीं अनुसूची जो है नगर पंचायतों के गठन से संबंधित है, नगर पालिका के। ठीक है, इन सभी से क्लियर, ध्यान रखेंगे। और 10वीं अनुसूची कौन सी है? दल बदल कानून से रिलेटेड है। अगला प्रश्न, संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून के अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना हो सके? तो संसद का कोई भी एक निर्दलीय सदस्य, मान लेते हैं वो निर्दलीय लड़ा, जैसे कि बिना किसी पार्टी से लड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको एक प्रकार से किसी ना किसी पार्टी से शामिल हो जाना चाहिए। कितने दिन के अंदर? बिल्कुल 6 महीने के अंदर, एक प्रकार से मतलब कि हाँ बिल्कुल 6 महीने के अंदर कम से कम उसको किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि एक प्रकार से उसके खिलाफ कोई केस ना किया जाए या फिर कोई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया था? बताएं, किस प्रधानमंत्री के समय काल में जो है दल बदल कानून पारित किया गया था? तो राजीव गांधी के समय में पारित किया गया था। इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? देखिए, राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, और अनुच्छेद 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल की बात करी गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए जो है लागू होता है? बताएं। तो संसद का एक प्रकार, जब कोई सत्र ना चल रहा हो और प्रस्ताव संसद के द्वारा लाया जाए कि राज्य में एक प्रकार शासन सही तरीके से नहीं चल रहा है, राज्यपाल बताता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति शासन लगता है। तो एक प्रकार से कब तक लगता है? वो 6 महीने के लिए लगता है। ठीक है, 6 महीने के लिए प्रारंभ में लगता है, फिर इसको इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? यानी अगर मान लेते परिस्थिति बिगड़ती जाए और राष्ट्रपति शासन जो है तो अधिकतम कितना लगा सकते हैं? 3 साल से ऊपर नहीं लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो, किसी भी स्थिति में। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो लागू किया गया था 20 जून 1951 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 के द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ा करके कितना कर दिया गया था? तो इस समय 1976 में 42वें संविधान संशोधन में 6 माह की अवधि को बढ़ा करके 12 महीने कर दिया गया था, 1 साल कर दिया गया था। गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और आपको बता दूँ इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन हुआ था। अनुच्छेद जो 42 जो संविधान का संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन, इसमें एक प्रकार से बहुत ज़्यादा संशोधन किया गया था। लगभग इसमें एक प्रकार से बहुत सारे संशोधन कर दिए गए थे। यानी कहने का मतलब ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं, लघु संविधान भी कहा जाता है इसको, 42वां संविधान संशोधन को। पहला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? बताएं। तो ये कहाँ पर लागू हुआ था पहली बार? इनमें से पंजाब में लागू हुआ था पहली बार राष्ट्रपति शासन। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? बताएंगे, सभी लोग बताइएगा। अब तक किस राज्य में सबसे अधिक समय तक या लंबे समय तक? जम्मू कश्मीर सबसे अधिक समय तक जो है लागू रहा है राष्ट्रपति शासन। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, फटाफट से आप देखेंगे महोदय। प्रश्न आ चुका है, सभी लोग देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में। प्रश्न क्या आ चुका है, दबाव समूह का उल्लेख समानतः होता है? बताएं, दबाव समूह का उल्लेख कैसा होता है भैया? दबाव समूह का उल्लेख सामान्यतः कैसा होता है? विशेष हित समूह के रूप में। बिल्कुल, विशेष हित समूह के रूप में जो है समानतः उल्लेख होता है किसका? प्रेशर ग्रुप का, दबाव समूह का। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे, दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक सत्ता का प्राप्त करना? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसका क्या उद्देश्य होता है? अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना। बिल्कुल, इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करने के लिए ये लोग एक प्रकार से किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। दबाव समूह हिंसा पर भी उतारू हो सकते हैं अपने हितों की रक्षा के लिए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक दबाव समूह है? इनमें से बताएं, इनमें से दबाव समूह कौन सा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, भारतीय यूनियन संघ हो गया और भारतीय किसान संघ, ये सब एक प्रकार से दबाव समूह ही हैं, प्रेशर ग्रुप ही हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रेशर ग्रुप हैं, ये सभी प्रेशर ग्रुप की श्रेणी में आते हैं।
आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है महोदय, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। चले, प्रश्न क्या है। प्रश्न आ चुका, भारत में संगठित दबाव समूह गठित नहीं होने का मुख्य कारण क्या है। भारत में संगठित दबाव समूह गठित नहीं होने का मुख्य कारण जो रहा है, ये रहा है पहला कारण कि समूहों का भारत में ना तो स्वतंत्र अस्तित्व है और ना ही वह राजनीति में स्वायत्त भूमिका का निर्वहन करते, पहली बात। दूसरी बात, भारत में अनेक छोटे छोटे राजनीतिक दल ही दबाव समूह का कार्य करते हैं, यानी कि भारत में दबाव समूह की उतना ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि भारत में तमाम प्रकार की छोटी छोटी पार्टियां हैं, बहुदलीय पार्टी मतलब की प्रणाली है। इस वजह से जितना दबाव समूह छोटा होना चाहिए उससे छोटी छोटी तो पार्टियां हैं, तो पार्टियां ही अपने आप में दबाव समूह के रूप में काम करने लगती हैं, तो इस वजह से दबाव समूह उतने ज़्यादा फेमस नहीं है। संगठित राजनीतिक समूह जो राजनीति में सक्रिय हैं उनका कोई निश्चित विचार भी नहीं है, इस वजह से एक प्रकार से ये समूह उतना प्रभावी नहीं है। उपरोक्त सभी कारणों से एक प्रकार से क्या होता है, उपरोक्त सभी कारणों से भारत में संगठित दबाव समूह गठित नहीं हो पाया है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन किस राज्य में सक्रिय है, बताएं। गैर राजनीतिक संगठन है भारतीय किसान यूनियन, ये एक प्रकार से कहाँ पर सक्रिय है, उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, बी ऑप्शन मतलब खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थबोध कराता है। दबाव समूह का अर्थबोध कौन कराता है। देखिए, पहला ऑप्शन दिया है कि नीति संबंधी निर्णयों को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह ही एक प्रकार से ये होता है आपका दबाव समूह का, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दबाव समूह की भूमिका निभाता है, इनमें से बताएं। CBI या RNTUC या फिर FCI या फिर IAEC, इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दबाव समूह की भूमिका कौन निभाता है, INTUC, ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा विचारक दबाव समूह को शैतान मतलब कि शैतान लाबिस्ट कहता है। शैतान लाबिस्ट जो है BOK नाम के एक विद्वान है, ठीक है, BOK नाम के विद्वान है, इन्होंने एक प्रकार से इसको शैतान लाबिस्ट कहा था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न बड़ा फेमस है, लोकतंत्र के मुख्य मतलब कि तत्व कौन कौन से हैं। देखिए, लोकतंत्र के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र के मुख्य तत्व में एक प्रकार से कौन कौन से तत्व हैं भाई, लोकतंत्र के मुख्य तत्व कौन से हैं। देखिए, लोकतंत्र में क्या क्या शामिल, राजनीतिक दलों का होना बिल्कुल जरूरी है लोकतंत्र में, बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है, यह बात भी ध्यान रखेंगे। नियमित चुनाव भी इसमें एक प्रकार से होना चाहिए, प्रत्येक 5 साल पर चुनाव भी होता है, ठीक है। तो लोकतंत्र के ये दोनों मुख्य तत्व हैं, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न। प्रश्न, विश्व के अधिकांश देशों के लोग किस शासन व्यवस्था को पसंद करते हैं। तो विश्व के अधिकांश देशों के लोग जो है लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को, यानी कि डेमोक्रेसी को ही पसंद करते हैं। किस व्यवस्था को भैया, डेमोक्रेसी को ही पसंद करते हैं अधिकतर लोग जो है, अधिकतर देश के लोग। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा, यानी वर्तमान में सबसे प्रासंगिक प्रणाली जो है वह लोकतंत्र ही रही है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, लोकतंत्र की विशेषता इनमें से कौन सी है। देखिए, लोकतंत्र जो होता है जनता का शासन इसमें होता है, लोकतंत्र का अपना लिखित संविधान भी होता है और साथ ही साथ में समानता का सिद्धांत भी यहाँ पर दिया जाता है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तमाम प्रकार के अधिकार भी यहाँ पर दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा, मतलब घा करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन पर तो सभी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, कौन लोकतंत्र से मेल नहीं खाता, इनमें से बताएं। कौन लोकतंत्र से मेल नहीं खाता, इनमें से फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र से मेल नहीं खाता इनमें से, देखिए, व्यक्ति विशेष की सत्ता जो होती है ये लोकतंत्र से मेल नहीं खाती, बाकी संविधान, चुनाव और राजनीतिक दल, ये तीनों एक प्रकार से लोकतंत्र के तत्व में शामिल हैं, जबकि व्यक्ति विशेष की जो सत्ता होती है लोकतंत्र में नहीं होती है, ठीक है, इसका घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, किसके प्रति, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है एक लोकतांत्रिक सरकार। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। समझ रहे हैं ना। लोकतांत्रिक सरकार में कौन सी कमी पाई जाती है, बताएं। लोकतांत्रिक सरकार में कौन सी कमी पाई जाती है, लोकतांत्रिक सरकार में कौन सी कमी पाई जाती है भैया। लोकतांत्रिक सरकार में कम कुशल व्यवस्था और सुस्त व्यवस्था लोकतंत्र कहीं ना कहीं पे हो जाती है, तो ये एक प्रकार से कमी होती है इसकी। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा, जिन बच्चों ने गा लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सुधार का आकर्षक तरीका है।
राजनीतिक सुधार का आकर्षक तरीका कौन सा है? देखिए, कानून के तरीके जो होते हैं वह एक प्रकार से राजनीतिक सुधार के आकर्षक तरीके होते हैं। कानूनी तरीके से अगर कोई सुधार किया था तो बेस्ट होता, अच्छा माना था, अवैध तरीके से वाला नहीं। तो इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है महोदय। प्रश्न क्या आ चुका है? प्रत्येक स्थापित लोकतंत्र के सामने कौन सी चुनौती है? बताएं। प्रत्येक स्थापित लोकतंत्र के सामने कौन सी चुनौती है, बताइएगा। तो इसके सामने कौन सी चुनौती है? लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती बनी हुई है। ठीक है, प्रत्येक स्थापित लोकतंत्र के सामने जो है यही चुनौती है कि भाई लोकतंत्र को और मजबूत किया जाए। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखें, लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति जिसमें अंतिम सत्ता किसके हाथों में निहित होती है? जनता के हाथों में निहित होती है। ठीक है, जनता के हाथों में। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न बड़ा ही ज़बरदस्त है महोदय। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है, बताएं। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी होती है लोकतंत्र। ठीक है, राजनीतिक समानता लोकतंत्र में एकदम से मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोकतंत्र एक प्रकार से ही ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय, इन सभी की एक प्रकार से पूरी खुला छूट दी गई है। इसमें इसको लेकर के पूरी व्यवस्था एक प्रकार से करी गई, इसको लेकर के कोई डाउट की बात ही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। सभी दोस्तों से निवेदन है, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसे ही लगातार प्रश्नों को एक प्रकार से मैं आपके लिए लाता रहता हूं, आप सभी लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तमाम प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर मैं लगातार करवा रहा हूँ। ठीक है, शुक्ला स्टडी पॉइंट में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। चले, रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपकी बता दूं कि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, इस वजह से मैं उतना एनर्जी के साथ नहीं पढ़ा पा रहा हूं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को एनर्जी से क्या मतलब है, थोड़ा सा एक प्रकार से मोटिवेशन मिल जाता होगा एनर्जी से, जब मैं कूद के पढ़ाता हूं तब। लेकिन हो सकता है अभी आपको मोटिवेशन ना मिल पा रहा हो, बट उसके लिए सॉरी। चले, प्रश्न आपका है भी, प्रश्न लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था भैया, बताइएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता जी ने। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट है। किसने दिया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव? बलवंत राय मेहता समिति ने। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की गई थी उसके सभापति कौन थे? तो उसके सभापति जो थे वो बलवंत राय मेहता जी ही थे। ठीक है, कौन थे? बलवंत राय मेहता जी ही थे, जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में बताया और साथ ही साथ में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भी बात करी, सत्ता को एक प्रकार से छोटे छोटे तबकों में बांट देने की बात करी। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? तो ये भी एक प्रकार से किसके द्वारा किया गया? त्रिस्तरीय व्यवस्था की जो बात करी गई बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। त्रिस्तरीय मतलब होता है कि 3 स्तर पर, जैसे जो क्षेत्रीय पंचायत है, स्थानीय सुशासन जिसको आप कहते हैं, जैसे कि ग्राम स्तर पर पूरा गांव का मुखिया कौन होगा? ग्राम प्रधान होगा। अब एक प्रकार से कोई योजना आएगी तो ग्राम प्रधान के पास आएगी, ग्राम प्रधान अपने गाँव में वो व्यवस्था करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए जो है क्षेत्र स्तर पर क्या होता है? बीडीसी का आप चुनाव सुने होंगे, अपने गांव में होता होगा बीडीसी का। तो बीडीसी जो होते हैं, कई सारे क्षेत्र में बीडीसी का चुनाव होता है और पूरे ब्लॉक स्तर पर चुनाव होता है। अलग अलग बीडीसी मिल करके एक ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। ठीक है, ब्लॉक प्रमुख जो होते हैं वो प्रखंड स्तर पर एक प्रकार से काम करते हैं। फिर इसके बाद में जिला पंचायती का चुनाव होता है, जिला पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। जिला पंचायत के सदस्य जो होते हैं वो सब मिलकर के किसको वोट देते हैं? वो देते हैं भैया जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं उनको वोट देते हैं। और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति लड़ते हैं, उन्हीं को लोग मतलब कि जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं वो वोट देते हैं। ठीक है, यह बात ध्यान रखें। तो इस तरीके से 3 स्तर पर ये काम करती हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। क्लियर, ये बात इन्होंने कही थी बलवंत राय मेहता जी ने ही। अगला प्रश्न, बलवंत राय समिति या बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था इनमें से कौन सी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताएं, महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार जो है महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो पंचायत समिति जो है ये महत्वपूर्ण संस्था है। गा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने। किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने कहा था कि 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात इन्होंने करी, जबकि त्रिस्तरीय की बात किसने करा? बलवंत राय मेहता ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर किया गया है? बताएं, बहुत ही फेमस प्रश्न है। देश में पंचायती राज व्यवस्था का जो आरंभ किया गया है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया, उन्हीं की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव के लिए समिति ने, मतलब सुझाव किस समिति ने दिया है बताएं। तो ये भी ये अशोक मेहता समिति ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न 1977 ईस्वी में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था बताएं। 1977 ईस्वी में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था। वो समिति कौन सी थी? अशोक मेहता समिति थी। कौन सी समिति थी भैया? अशोक मेहता समिति। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। ग्राम पंचायतों की आय का साधन कौन नहीं है इनमें से? ग्राम पंचायतों का आय का साधन क्या नहीं, बताएं। तो देखिए, संपत्ति, जानवर, वाहन कर, इन सभी के पर एक प्रकार से ग्राम पंचायतों को कर मिलता है। उपहार भी और कृषि आय पर भी आयकर या राज्य सरकार के द्वारा दिया गया अनुदान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ग्राम पंचायतों की आय का साधन कौन नहीं है? तो कृषि आयकर जो होता है ये नहीं है। बाकी एक प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा दिया गया अनुदान, उपहार, संपत्ति, जानवर और वाहन कर, ये सब एक प्रकार से मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? बताएं। निम्न में से कौन सी एक मतलब की समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? पंचायती राज से तो इनमें से देखिए, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। इसके अलावा LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति संबंधित है, जबकि PBN राव समिति ये संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा है कौन संबंधित नहीं है, तो खा ऑप्शन में जो समिति है ये संबंधित नहीं है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका है भाई, फटाफट से आप देखेंगे। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या होता है? पंचायत के सदस्य। ग्राम सभा का मतलब क्या होता है? ग्राम सभा का मतलब होता है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग को ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा के लोग यही होते हैं, ठीक है। तो उसमें एक प्रकार से जो मतदाता सूची में शामिल है नामावली में, वह एक प्रकार से ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। घा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एक ग्राम सभा में कई छोटे छोटे गांव भी शामिल हो सकते हैं। 1000 की संख्या के आधार पर सेट किया जाता है ग्राम सभा। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है? भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण जो है, इनमें से ग्राम सभा का चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष होता है। प्रधानी का चुनाव, प्रधान खड़े होते हैं, डायरेक्ट प्रधान को जनता चुनती है, ठीक है। खा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वरूप मतलब कि स्थानीय मतलब कि स्वरूप शासन या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन को जनक मतलब भारत में सही मायने में अगर देखें तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, ठीक है। इसको लॉर्ड रिपन को, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। दबाव समूह का कार्य है। दबाव समूह का क्या काम होता है? दबाव समूह का काम होता है अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु एक प्रकार से काम करते हैं और इसके अपनी सुर्ती या अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, ठीक है। मरने मारने के लिए भी तैयार रहते हैं, दंगे फसाद भी कर देते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन से, दबाव समूह राजनीतिक दलों से किस अर्थ में भिन्न यानी अलग होते हैं? देखिए, राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों में, पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप दोनों में डिफरेंस होता है। क्योंकि एक प्रकार से जो दबाव समूह होते हैं ये सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते, यानी कि ये सरकार में नहीं शामिल होना चाहते, सत्ता नहीं प्राप्त करना चाहते, ये सत्ता से अपना काम करवाना चाहते हैं बस, ठीक है। तो इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी आधार पर दोनों अलग हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन से, डी मैकीन ने दबाव समूह को परिभाषित कैसे किया है? तो गुमनाम साम्राज्य के रूप में परिभाषित किया। दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य के रूप में परिभाषित किसने किया? डी मैकीन ने, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रशासक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन कहा जाता है, बताएं। प्रशासक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन किसने कहा है? बताएं। प्रशासक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन कहा है किसने? तो FM मतलब कि HM फाइनर ने कहा है, या बात ध्यान, किसने कहा है? HM फाइनर ने कहा है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। चले, प्रश्न आ चुका है कि जो है, किसके अनुसार धर्म लोगों के लिए अफीम है, धर्म जनता के लिए अफीम है? किसने कहा है? कार्ल मार्क्स का नाम का एक विद्वान है, इसने कहा था कि धर्म जनता के लिए अफीम है।
अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स ने दिया है, ठीक है। वर्ग संघर्ष की विचारधारा भी कार्ल मार्क्स देता है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की पुस्तक भी कार्ल मार्क्स लिखता है, ठीक है। एक लेख है बेसिकली कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्षतावाद का किससे तालमेल नहीं स्थापित किया जा सकता है, बताएं। धर्मनिरपेक्षतावाद का तालमेल जो है वो प्रगतिवाद से बैठ जाएगा, विज्ञानवाद से बैठ जाएगा, मानववाद से बैठ जाएगा, जबकि कठोर पल्पसवाद से नहीं बैठेगा, ठीक है। कठोर पल्पस मतलब कि पल्पसवाद से नहीं बैठेगा। इसका घ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भाई, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत का एक धर्मनिरपेक्ष मतलब कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसी संविधान संशोधन के द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का बहुत बड़ा शत्रु इनमें से कौन सा है? धर्मनिरपेक्षता का बहुत बड़ा शत्रु जो है ये सांप्रदायिकता होता है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का सेम उल्टा होता है सांप्रदायिकता, ठीक है। धर्म के नाम पर एक प्रकार से लोग दंगा फसाद भी करते, झगड़े करते अपने धर्म को आगे बढ़ाने के चक्कर में, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, इनमें से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? देखिए, नेपाल पहले एक धार्मिक देश था। भारत मतलब कि नेपाल एक मात्र हिंदू राज्य था, पहले एक हिंदू देश था। अब एक प्रकार से नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हो गया। अमेरिका भी धर्मनिरपेक्ष है, भारत भी धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जबकि पाकिस्तान एक धार्मिक कंट्री आज भी है, मुस्लिम कंट्री है। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, किस प्रकार के राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, बताएं। किस प्रकार के राज्य का कोई धर्म नहीं होता है? तो किस प्रकार के राज्य का कोई धर्म नहीं होता है भाई? देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य जो होता है इसका कोई धर्म अपना नहीं होता है। यह एक प्रकार सभी धर्मों को बराबर मान्यता देता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि वह सभी धर्मों को बराबर का दर्जा देगा। सभी धर्म वहाँ पर बाढ़ विकास अच्छे तरीके से कर पाएंगे, सभी धर्म के लोग प्रचार प्रसार कर पाएंगे अपने धर्म का। सभी धर्म के लोग एक प्रकार से उनको बराबर दृष्टिकोण से देखा जाएगा। किसी धर्म को आज मतलब कि के दूसरे धर्म के अकॉर्डिंग भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी धर्म के साथ। सभी को एक प्रकार समान दर्जा दिया जाएगा। और भारत का अपना कोई या देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा, वही देश धर्मनिरपेक्ष होता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को शामिल करने का उद्देश्य नहीं था। क्या उद्देश्य नहीं था इनमें से, बताएं। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना ये उद्देश्य था। एक विषम राष्ट्र को एकजुट करने के उद्देश्य था, बिल्कुल। अल्पसंख्यक वोट प्राप्त करना इसका ये उद्देश्य नहीं था। राष्ट्र को प्रगति के पथ पर स्थापित करने के उद्देश्य से धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, बताएं। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? देखिए, धर्मनिरपेक्षता जो होती है वह एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय पर हावी इसमें नहीं होता है, ठीक है। ये बात है, यानी सरकार देश में एक विदेशी धर्म को लागू करती नहीं, ठीक है। राज्य व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीन ले देती है, नहीं। कुछ सदस्य उसी समुदाय के अन्य सदस्यों पर हावी होते नहीं, ये भी नहीं। तीनों गलत हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खा ऑप्शन। एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी नहीं होता है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग मिल बांट करके या आपस में तालमेल बैठा करके आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता में शामिल क्या नहीं है? देखिए, राज्य और धर्म का पृथक्करण संबंधित है, यानी राज्य और धर्म का अलगाव रहेगा। राज्य को धर्म से कोई मतलब नहीं रहेगा। सैद्धांतिक दूरी का सिद्धांत भी एक प्रकार से इसमें काम करता है। परोपकारी तटस्थता का सिद्धांत यहाँ पर काम नहीं करता है, ठीक है। जबकि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, ये भी इसमें काम करता है। यानी खा, का और घा ये तीनों एक प्रकार से इसमें एक प्रकार से शामिल है धर्मनिरपेक्षता में, जबकि जो है परोपकारी तटस्थता का सिद्धांत नहीं शामिल है। गा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है महोदय। प्रश्न देखेंगे, भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण कौन है, बताएं। भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण जो है वो क्या है, आप सभी लोग जानते भी होंगे। देखिए, भारत में बेसिकली एक प्रकार से अपराधी मनोवृत्तियाँ भी हैं, ठीक है। और राजनीतिक स्वार्थ की वजह से भी धर्मनिरपेक्ष मतलब कि भारत में सांप्रदायिकता बढ़ती है। निर्धनता और बेरोजगारी, यानी जो व्यक्ति निर्धन है, बेरोजगार है, उनको आप पैसा दोगे कि भाई 500 या 1000 रुपये तुमको डेली का देंगे, बस आपको झगड़ा करनी है, ये दंगे फसादी करने हैं, तो कोई भी व्यक्ति करने लगेगा। जो गरीब होगा, जो एक प्रकार से निर्धन होगा, उसको पैसा मिलेगा। अब उसको पैसे मिलते हैं, पैसे के लिए चाहे जो भी करने के लिए तैयार हो जाएगा व्यक्ति, क्योंकि पैसे बहुत बड़ी चीज़ होता है पैसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर के ऊपर सभी कारण रहे हैं धर्मनिरपेक्षता को या सांप्रदायिकता को बढ़ाने में भारत में।
सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है। बिल्कुल, इससे आप मतलब कि ये सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है कि खतरा नहीं है, इस बात से विवादास्पद है ये प्रश्न। ठीक है, विद्वानों ने इस पर कई चर्चा करी, तो विवादास्पद यहाँ पर लगा देंगे। करेक्ट आंसर क्या है? विवादास्पद। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि पूरा खतरा ही। सांप्रदायिकता कहीं कहीं पर एक प्रकार से अच्छी भी मानी जाती, कभी कभी वही चीज़ खतरा भी उत्पन्न कर देती है। क्षेत्रवाद की समस्या का मुख्य कारण क्या है? देखिए, क्षेत्रवाद जो होता है बेसिकली, क्षेत्रवाद जो है सांस्कृतिक भिन्नता की वजह से होता है कि एक क्षेत्र में लोग दूसरी संस्कृति को फॉलो करते हैं, दूसरे क्षेत्र में दूसरी संस्कृति को। ऐसे में अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के चक्कर में दूसरी संस्कृति को दबाने का प्रयास किया जाता है, तो यही क्षेत्रवाद होता है। अगला प्रश्न, क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की पुस्तक को लिखा है जी लर्नर ने। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, भैया किसने कहा कि क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन है? क्षेत्रीयता जो है राष्ट्रीयता के अधीन होती है। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी भारतीय समाजशास्त्री हैं, इन्होंने एक प्रकार से कहा था। खा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जातिवाद के विकास का प्रमुख कारक क्या है? जातिवाद के विकास का प्रमुख कारण क्या है भैया? देखिए, राजनीति, नगरीकरण और औद्योगिकरण की वजह से जातिवाद विकसित हो रहा है। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जातियाँ बनाई है, लेकिन आजकल जातियाँ और बनती चली जा रही। जातियों के नाम पर लोग गर्व करते हैं। ठीक है, मुँह छेंट के घूम रहे हैं जाति के नाम पर कि भाई हम फलाने जाति से हैं। तो एक प्रकार से जाति का लोग एक प्रकार से गर्व का प्रतीक मानने लगे हैं आजकल। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, जातिवाद एक जाति के व्यक्तियों की वह भावना होती है जो देश या समाज के सामान्य हितों का ख्याल न रखते हुए केवल अपने जाति के सदस्यों के उत्थान की बात करते हैं। जाति एकता और जाति की सामाजिक परिस्थिति को सुदृढ़ करने हेतु प्रेरित करती हों, यानी केवल अपनी जाति को ही आगे बढ़ाने का काम करते हैं, दूसरी जाति को एक प्रकार से उससे नुकसान हो रहा है ये नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे एक प्रकार चीज़ें यहाँ पर होती है। ये परिभाषा किसने दी है? डॉक्टर कैलाश नाथ शर्मा जी ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है? इनमें से बताएं। सांप्रदायिकता की वजह से पारस्परिक तनाव बढ़ता है। बिल्कुल, राष्ट्रीय एकता को बाधा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधा भी उत्पन्न होती है। पारस्परिक विश्वास इसमें नहीं बढ़ता। तो यही आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न क्या पूछा गया कि कौन परिणाम नहीं है? तो यही परस्पर विश्वास नहीं होता इससे सांप्रदायिकता के परिणाम स्वरूप। सांप्रदायिकता का परिणाम जो है ये नहीं निकलता, पारस्परिक विद्वेष होता है इससे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में कौन कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक है? इनमें से क्षेत्रवाद, जातिवाद और धर्मांधता, ये सब एक प्रकार से राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर इसका घा लगा देंगे। आगे बढ़िएगा भाई सभी लोग। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। स्वतंत्र होते ही भारत के समक्ष कितनी चुनौतियां सिर उठाए खड़ी हैं? बताएं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत के समक्ष आप देखते हैं 3-4 प्रकार की समस्याएं जो थी वो एकदम से खड़ी हुई थी। चाहे क्षेत्रवाद की समस्या को लेकर के बात हो, भाषावाद की समस्या को लेकर के बात हो, मतलब कि संप्रदायवाद की बात हो, ये 3-4 समस्याएं बड़ी फेमस तरीके से खड़ी हुई थी। भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी को क्या कहा गया है? तो भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, इन सभी धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक कहा गया है और अल्पसंख्यकों का फ़ायदा जो होता है इन सभी को मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लगातार मैं लाता रहता हूं, तो आप सभी लोग समझने का प्रयास करें, वीडियो को शेयर भी करिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका महोदय। प्रश्न क्या आ चुका है? राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई कहाँ पर, किसके सरकार में? तो राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई थी इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। सर्वाधिक बार जो है राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के अस्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त होती है? लोकतंत्र के अस्थायित्व के लिए द्विदलीय व्यवस्था जो थी सबसे बेटर मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, राज्य के लिए सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता कौन है? सप्तांग सिद्धांत को किसने दिया भैया राज्य के लिए? राज्य के सप्तांग सिद्धांतों की बात पहले मनु करते, बाद में कौटिल्य ने भी सप्तांग सिद्धांत दिए हैं। मानव धर्मशास्त्र के लेखक कौन है? मानव समाज मतलब कि धर्मशास्त्र के लेखक कौन है भैया? मनु ने मानव धर्मशास्त्र लिखा। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। मनु ने कितने प्रकार के दंडों का उल्लेख किया है? तो मनु ने कितने प्रकार के दंड बताए हैं? मनु ने एक प्रकार से 4 प्रकार के दंड की व्यवस्था करी मनु ने। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य के राज्य सप्तांग का अंग नहीं है? इनमें से राज्य सप्तांग का अंग कौन सा नहीं भाई? कौन सा सप्तांग सिद्धांत में शामिल नहीं है? देखिए, स्वामी, दंड, अमात्य, ये सब एक प्रकार से शामिल है। मंत्री, ठीक है, अमात्य, ठीक है।
वर्ण व्यवस्था नहीं शामिल है। वर्ण व्यवस्था क्या होती है? ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राज्यान्य करता उरु तदवैश्या पादाभ्याम शूद्रो अजयतः। ठीक है, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो हैं ये एक प्रकार से जो है ये वर्ण व्यवस्था होती है। ठीक है, ये नहीं शामिल है। कौटिल्य के राजा यानी स्वामी का अर्थ क्या होता है? राजा, स्वामी, स्वामी का मतलब राजा ही होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का क्या आधार होता था? तो मंत्रियों की नियुक्ति का आधार जो होता था योग्यता के अकॉर्डिंग मंत्री बनाए जाते थे। कौटिल्य यानी चाणक्य के समय काल में जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कौटिल्य के अंतर्राष्ट्रीय पक्ष का सिद्धांत कहलाता है, मंडल सिद्धांत कहलाता है वो। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य का अपमान करने वाले राजा का क्या नाम था? घनानंद नाम था इसका, घनानंद। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चंद्रगुप्त मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य को एक प्रकार से बड़ा करके उनको शिक्षा दीक्षा दे करके और पूरा साम्राज्य ही नंदवंश का साम्राज्य खत्म करवा दिया था। ठीक है, चाणक्य ने। अमात्य से कौटिल्य का तात्पर्य क्या है? अमात्य माने होता है मंत्री। ठीक है, सॉरी, अमात्य माने क्या होता है? मंत्री। बिल्कुल, गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अमात्य माने मंत्री होता है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में कितने राज्य हैं? कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में 12 राज्यों की कल्पना की गई है। इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे महोदय। चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है दबाव समूहों को लेकर के। प्रश्न है, किसने दबाव समूह को मतलब कि आनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? बताएं। दबाव समूहों को आनाम साम्राज्य की संज्ञा किसने दी भैया? तो फाइनर महोदय ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, दबाव समूह मुख्यतः माध्यम है। दबाव समूह किसका माध्यम है भैया? दबाव समूह जो होते हैं हित अभिव्यक्तिकरण का माध्यम, यानी अपने हितों की बात करने का एक माध्यम होते हैं। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। निम्न में कौन दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? बताएं, दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा भैया। निम्न में दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य होता है भैया नीतिगत निर्णय को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना ही इसका उद्देश्य है, ताकि एक प्रकार से निर्णय जो हो जनता के हित में हो, अपने हित में हो, नीतिगत निर्णय हो। अगला क्वेश्चन आ चुका है, आमंड ने दबाव समूहों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो आमंड महोदय ने दबाव समूहों का वर्गीकरण 4 भागों में किया है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, दबाव समूहों को लोकतंत्र का आवश्यक साधन किसने कहा है? दबाव समूहों को लोकतंत्र का आवश्यक साधन मानते हैं मायरान बीनर। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह को लॉबी किस देश में कहा जाता है? दबाव समूह को लॉबी किस देश में कहते हैं? अमेरिका में लॉबी कहा जाता है दबाव समूहों को। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे भैया, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है, किसने दबाव समूहों को तीसरा सदन कहा? दबाव समूहों को तीसरा सदन किसने कहा था? फाइनर ने कहा था। हरमन फाइनर नाम के विद्वान ने क्या कहा कि एक प्रकार से तीसरा सदन होता है दबाव समूह संसद का। अगला प्रश्न, सेना एक महत्वपूर्ण दबाव समूह है, कहाँ पर? दबाव समूह सेना पर कहाँ काम करती भाई? देखें, सेना जो है एक महत्वपूर्ण दबाव समूह होती विकासशील राज्यों में। विकासशील राज्यों में सेना जो होती है वह एक प्रकार से दबाव समूह का काम करती है। इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आ चुका है, भारत में प्रदर्शनात्मक या चमत्कारिक दबाव समूह हैं। भारत में प्रदर्शनात्मक या चमत्कारिक दबाव समूह जो होते हैं उल्फा जो है ये प्रदर्शनात्मक या चमत्कारिक दबाव समूह में शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। दबाव समूहों के निम्न लक्षण नहीं है, इनमें से कौन सा लक्षण नहीं है? दबाव समूह के लक्षण में देखें, औपचारिक संगठन है ये, अनिश्चित कार्यकाल होता है, ऐच्छिक सदस्यता इसमें पाई जाती है, जनहित संवर्धन इसमें एक प्रकार से जनहित संवर्धन यह एक प्रकार से दबाव समूह के लक्षण नहीं है। खा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रदर्शनात्मक दबाव समूह का अधिक पाए जाते हैं, मतलब कहाँ पर? प्रदर्शनात्मक दबाव समूह जो होते हैं अधिक पाए जाते हैं कहाँ पर? विकासशील राज्यों में। प्रदर्शनात्मक जो प्रदर्शन के लिए दबाव समूह होते हैं वो एक प्रकार से विकासशील राज्यों में पाए जाते हैं, विकासशील देशों में। राज्य कहने का तात्पर्य यहाँ पर देश से ही होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ मैं, ठीक है। चले भाई, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन सा देश
और लोकतांत्रिक देश है, मतलब बताएं निम्नलिखित में से कौन कौन सा देश जो है लोकतांत्रिक देश इनमें से है। देखिए लोकतांत्रिक देश कौन सा नहीं है कह सकते हैं, मतलब कि कौन सा देश जो है वो धार्मिक भी है और लोकतांत्रिक भी है, तो आपका पाकिस्तान है। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा। लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है, बिल्कुल इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आ चुका है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जो होता है लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होती है, या राष्ट्रपति के पास, सेनाध्यक्ष के पास, या न्यायालय, बिल्कुल लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा, यानी जनता का ही उसमें एक प्रकार से होता है, जनता ही प्रतिनिधि होती है, चूँकि 10 लाख जनता एक प्रकार से सांसद को चुन करके भेजती है। ठीक है, आगे देखें, किसने कहा है कि लोकतंत्र राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है। लोकतंत्र राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है, किसने कहा। लोकतंत्र राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था, JS मिल। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन होता है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, आपने ही कहा था इस बात को। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण क्या है, बताएं। लोकतंत्र की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है। लोकतंत्र जो होता है नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करता है, बिल्कुल लोगों को लगता है कि हाँ हम भी शासन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या है। देखिए आप सोच रहे होंगे गुरुजी एक प्रकार से इतना धीमे क्यों बोल रहे हैं या दिक्कत क्या है। देखिए इसमें बड़ी जो है इस समय बहुत ज़्यादा एक प्रकार से तबीयत मेरी ख़राब भी रहती थी, ठीक है, और लगातार पढ़ाना पड़ता, तबीयत इधर सही होती उधर ख़राब भी हो जाती है, क्योंकि पानी पी लो, ये कर लो, ठंडा हो गया, उधर दिक्कत हो गई, तो दवाई खाते रहो, फिर ऐसा चलता रहता है मामला। ठीक है, चलें, बाकी एक प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के चक्कर में एक प्रकार से, मतलब आप चक्कर क्या, आप लोग ही मेरी दुनिया हो, तो बाकी दुनिया बेकार ही मेरे लिए सब। ठीक है, बाहर क्या हो रहा है मुझे मतलब नहीं है, मैं अपने रूम से ही बता दूँ 12-12, 15-15 घंटे मैं रूम से बाहर नहीं निकलता हूँ। कहने की बात होगी, आप सोचते हैं कि हमारे घर पे जो है दरवाज़ा खोल देता हूँ, खाना लेकर के आ जाता हूँ, खाना आ जाता है कभी कभी, नहीं तो मैं जाता हूँ खाना बोल करके खाना लेकर के आता हूँ, अपने रूम में बैठ के खा लेता हूँ, फिर यहीं पर हाथ वाथ धो करके फिर एक प्रकार से थाली बाहर कर देता हूँ, आराम से कोई लेकर के जाएगा रखेगा, अपना खा लिया। अच्छा ये कि घर पे रहते तो बड़ी सुविधा रहती है, कपड़ा अपना धुलना नहीं पड़ता खुद, ठीक है, और इसके अलावा ना ही खाना बनाना पड़ता है। और मतलब कि पहले तो मैंने 4 साल कानपुर में और 2 साल बनारस, 6 साल एक प्रकार से मैंने बाहर की ज़िंदगी तैयारी में व्यतीत की है, तो मैंने खाना बनाना, कपड़ा धुलना सबको खूब सीखा है। चलिए, लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या है। लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार होता है एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन आ चुका है, लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से पता चलता है क्या। तो लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के अध्ययन पर पता चलता है कि लोकतंत्र में असमानताएं जो हैं वो भी मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा। अगर इन सभी प्रश्नों का आपको एक प्रकार से क्या करना है, PDF प्राप्त करना है, या सभी सब्जेक्ट का आपको कोर्स लेना है, 91 61 93 60 62 पर SMS करें। सभी सब्जेक्ट के कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय टाइप के क्वेश्चन हो, चाहे MCQs हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, सभी टाइप के। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको एक प्रकार से सभी सब्जेक्ट की PDF नोट सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, सभी जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, 3 मेजर, 1 माइनर, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, इन सभी की तैयारी आपकी करवा दी जाएगी और बहुत ही बारीकी के साथ आप चीज़ों को जान पाएंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पर आपके पास प्लेलिस्ट सेंड कर दी जाएगी। उस और प्लेलिस्ट में एक प्रकार जो भी आपके टॉपिक होंगे, तमाम प्रकार के, जैसे कि लिखित टाइप की परीक्षा आपकी हो रही, चाहे ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो रही, सभी की परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। तो इस तरीके से आप लोग तो लगातार देख ही रहोगे किस तरीके से पिछले कई दिनों से एक प्रकार से मैं महामैराथन क्लास ले रहा हूं, लगातार तमाम प्रश्नों को आपके समक्ष ला रहा हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन सभी को लाइक करें, चैनल पर करने हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक प्रकार से मैं लगातार लाता रहता हूं। सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी मात्र 100 रुपीज़ में, जिसमें आपका को करिकुलर कोर्स जो है मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन, वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो भी उसकी भी प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके भी एक प्रकार से PDF नोट्स तमाम मिल जाएंगे। ठीक है, चले
आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अभी आप लोगों ने कल की क्लास देखी होगी। कल आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास हुई थी जिसमें हमने आर्थिक विचारों के इतिहास के 500 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करी है। तो ये भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप DDU के हैं चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय का तो हो चुका होगा पेपर आज तक लगभग, ठीक है। तो सभी में एक प्रकार से यही सब क्वेश्चन आए हुए होंगे, तो आप देख लीजिएगा। और बाकी एक प्रकार से DDU का जो इको 201 202 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा जो माइनर पेपर राम मनोहर लोहिया सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु बनारस, मतलब कि जहाँ पर भी एक प्रकार से आपका हो रहा है ऑब्जेक्टिव, जैसे कि कानपुर विश्वविद्यालय में भी ऑब्जेक्टिव माइनर हो रहा है, तो माइनर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेजर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।